हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज मार्केट का जो हमको क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी का वो 51,900 के पास है। 51,930 का एडजस्टमेंट क्लोजिंग है और चार्ट पर जो क्लोजिंग दिख रहा है वो 51,900 के पास है। चलिए, आज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस को कल हमको ट्रेड करना चाहिए और मार्केट का मैक्सिमम वेटेज ट्रेंड क्या होना चाहिए, और जो पोजीशन हम प्लान करेंगे वो कैसी ओपनिंग के बाद करेंगे, और ओपनिंग के बाद आपका माइंड सेट क्या होगा पहली 5 या 10 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन के बाद। एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है प्रीवियस डे के सेंटिमेंट को समझना, जहां मार्केट ने पिछले 3 दिन ट्रेड किया है। उन सेंटिमेंट को समझने के बाद करंट डे के मोमेंटम पर नज़र रखनी चाहिए और फिर अगले सेशन के लिए अपनी पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग रेगुलर बेसिस पर अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम लोग रिसेंट पिछले 3 सेशन के डाटा को एनालाइज करें। तो कल के सेशन में हम लोग आज के सेशन के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं कर पाए थे, थोड़ा व्यस्त था, तो इस वजह से आपके लिए कोई एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाए थे। इसके पिछले सेशन में जब ये मार्केट की क्लोजिंग मिली थी तब हम लोगों ने समझा था कि नेक्स्ट सेशन 12 तारीख कल के सेशन के लिए हमारे पास सारे ट्रेड प्लान पहले से उपलब्ध थे। तो हम लोगों ने समझा था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बायर्स ने अपना पूरा टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट पे चलते हुए हम लोगों ने समझा था कि बायर्स ने अपनी पूरी क्षमता दिखाई है अपने सपोर्ट को सेफ रखने में, और वहाँ पर बायर्स ने कोशिश की है कि जो एक स्ट्रॉन्ग सेलर है उसको कैसे वीक कर दिया जाए। तो सेलर्स पहले बहुत एग्रेसिव थे, बायर्स ने उनके सामने जुझारूपन दिखाया और खरीदारी करते हुए प्राइस को हाई को टच कराया। तो पहला, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया डे हाई एक रेजिस्टेंस होता है। डे हाई क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओपन इक्वल टू हाई। अच्छा, ये नियर अबाउट ओपन इक्वल टू हाई। एक बात बताइए, 100 रुपये का प्राइस है और वो 101 से गिरे तो ये 1% हो गया सर, ठीक है। और वहीं अगर 50,000 का प्राइस है या 1 लाख का प्राइस है फिर वो 1 लाख 1 से गिर रहा है तो सर उसका 0.00001%। तो उसको आप क्या बोलेंगे? लगभग 1 लाख से ही गिरा है या 50,000 एक से ही गिरा है। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस कैंडल में अगर आप ओपन इक्वल टू हाई समझें तो बाजार अगर 100 रुपये पे खुले और 100 रुपये से गिर जाए, 100 रुपया 1 पैसा भी ना जाए, तो वो कैंडल बोला जाता है ओपन इक्वल टू हाई। उस दिन की शुरुआत कैसे हुई है? जो प्राइस का ओपन है वही हाई है, वहीं से गिर गया, ठीक है। आज का प्राइस का ओपनिंग कैसा है? ओपन इक्वल टू हाई। यहाँ पे देखिए कैंडल पे कर्सर ले गया, ये ओ लिखा है, ये एच लिखा है। ये देखिए 51,952.55 51,952.55, ठीक है। ओ और एच एक भी पॉइंट का आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस कैंडल पे जब मैं कर्सर ले जाऊँ यहाँ पर तो अब देखिए 51,328.30, 51,329.90, तो सिर्फ 1 पॉइंट का ओपन इक्वल टू हाई में डिफरेंस है। तो वो भी लगभग लगभग ओपन और हाई इक्वल ही हो गए, ठीक है। और इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि ये जो नियर अबाउट ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है वो एक रेजिस्टेंस होता है। बाजार जहां खुला वहां से गिर गया, मतलब इस रेंज पर सेलर एग्रेसिव है। अगर बाजार दोबारा जाकर उस रेंज को रिटेस्ट करे तो इसको अनटेस्टेड रेंज बोलेंगे, तो वहां से प्राइस दोबारा रिजेक्शन देगा। अगर इस सेलर को कमजोर करना है तो 1 बार 2 बार 3 बार जाकर उसको बार बार टच कीजिए। तो जो सेलर्स हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर्स को ब्रीच करते रहिए, जैसे ही उनके ब्लॉक ऑर्डर्स खत्म होंगे आप वहां डिमांड क्रिएट कर देंगे। तो प्राइस ने पहला काम क्या किया? सेलर्स का एग्रेसिव नेचर सर, सेलर्स बहुत एग्रेसिव थे, तो जिन्होंने 45-40 मिनट में जो बिकवाली की थी वो हम लोगों ने लगभग 4-5 घंटे में खरीदा और फिर जाकर उसको टेस्ट किया। सेलर्स ने वहां से दोबारा पुल बैक किया। दोबारा पुल बैक करने पर सेलर जितना एग्रेसिव था उतने ही एग्रेसिव अपने सपोर्ट एरिया के पास बायर्स दिखे, उतनी ही तेजी से उन्होंने दोबारा प्राइस को पुश किया। सेलर्स ने तीसरी बार फिर प्राइस को पुश किया। अच्छा, किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को कितनी बार टेस्ट किया जा सकता है? 3 बार मैक्स टू मैक्स है, चौथी बार उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो एक बार ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए थे, इस सेशन को जब हम एनालाइज कर रहे थे तो हम लोगों ने समझ लिया था कि प्राइस में सेलर्स के सामने बायर्स अपनी पोजीशन को एग्रेसिव करते जा रहे हैं। पहले सेलर एग्रेसिव है, बायर्स धीमा है। अब सेलर फिर एग्रेसिव है, बायर्स उसके बराबर इक्विवेलेंट एग्रेसिव है। सेलर्स यहाँ तक एग्रेसिव है, अब जब सपोर्ट एरिया तक लाने की प्राइस की बात हुई तो सेलर्स प्राइस को बहुत धीरे ले पा रहे। सोचिए, आप पिछले दिन इतनी तेजी से बिकवाली कर पा रहे थे, अब आप बॉटम के पास बिकवाली नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है बायर्स अपनी पोजीशंस को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लगातार बढ़ाते जा रहा है। यही मैंने आपको बताया कि सेलर्स यहाँ पर धीमे धीमे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। उसके बाद प्राइस ने जब 2 बार रिटेस्ट 3 बार कर लिया, उसके बाद प्राइस कल जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद डे हाई और डे लो के बीच में हम लोगों ने प्लान किया था ये कंसोलिडेशन रेंज है, चौपी रहेगा प्राइस। इस रेंज को ट्रेड किया तो कोई ट्रेड नहीं करने का मौका मिलेगा। इस रेंज के बाहर अगर हाई ब्रेक हो गए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो लॉन्ग, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो लॉन्ग।
अगर लो ब्रेक हो गए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो शॉर्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो शॉर्ट। क्यों? इन दो सेशंस का प्राइस एक्शन देखकर समझ में आ रहा है कि बायर और सेलर दोनों ही लगभग बराबर एग्रेसिव मोमेंटम के साथ प्राइस को पुल करना चाह रहे हैं एक डायरेक्शन में। जो भी एक विन करेगा हम उसके साथ जाएंगे। इस सेशन में हम सेलर के साथ थे, इस सेशन का प्राइस एक्शन देखकर हम सेलर और बायर दोनों के साथ थे, कोई वेटेज नहीं था। वहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया था कि 51,400, प्रीवियस सेशन का हाई 51,400 था, 51,400 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, जैसे ही उस कैंडल के हाई निकलेंगे हम लोग लॉन्ग की पोजीशंस को बनाएंगे। तो कल आपको बाजार ने एक डायरेक्शन मोमेंटम दिया 51,400 से 51,900 के पास, 51,870 के आसपास, 450 पॉइंट का मोमेंटम डायरेक्शन। यही मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे तो आपको एक स्मूथ डायरेक्शनल ट्रेंड में कभी 400 पॉइंट का मोमेंटम नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर ऐसे सेशंस में बहुत बड़ी गलती करते हैं सर। जो ऑप्शन बायर है वो ये नहीं समझता है कब उसको अपने प्रॉफिट अर्ली बुक करना है और कब उसको अपने प्रॉफिट को राइड करना है। अच्छा, ये सेशंस आपकी पूरी साइकोलॉजी हिला देते हैं। कभी आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दे पाते नहीं दे पाते होंगे। चलिए मैं आज आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट लूँगा, लेकिन आप बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, प्राइस का एक 300 पॉइंट का रेंज है, वो वहीं से बॉटम से बाइंग उठा रहा है और टॉप से सेलिंग उठा रहा है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना खूब अच्छे से आ गया, तो आप बॉटम के पास खरीदारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है बाजार तो बड़े मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले ट्रेड किया होगा तो आपको 300-400 पॉइंट का मोमेंटम मिला। बाजार क्या कर रहा है, इसी रेंज में उसको सब कुछ कर रहा है। तो बाजार 100 पॉइंट उठेगा, गिर जाएगा, तो आपने जो भी 20, 25, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट निकाल पाया वो पूरा डिक्रीज हो गया। अब आप बैठे थे 300-400 पॉइंट के मोमेंटम के लिए, क्योंकि आपको पिछले 4 सेशन पहले से मिल रहा होगा। आप उसी की उम्मीद से क्या चाह रहे हैं कि उतना ही बड़ा प्रॉफिट होता होगा बाजार में, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं ये एक रेंज की ट्रेडिंग है। यहाँ पर आपको 300 पॉइंट का नहीं, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट मैक्स, इससे ज़्यादा कभी मिलेगा ही नहीं मोमेंटम। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अर्ली प्रॉफिट बुकिंग की। और ट्रेडर क्या करता रहता है, ट्रेडर करता रहता है छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग की बजाय छोटे छोटे प्रॉफिट्स को छोड़ता रहेगा, जब तक प्राइस रेंज में छोड़ता रहेगा। पोजीशन सही क्रिएट हो रही है, कॉल जहाँ बाई होना चाहिए वहाँ हो रहा है, जहाँ शॉर्ट होना चाहिए वहाँ हो रहा है, पुट बाई हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप हर बार अपनी पोजीशन को एक बार प्रॉफिट में आने के बाद कॉस्ट पे काट रहे हैं या उसको लॉस पर काट रहे हैं। क्यों? आप ये नहीं देख रहे हैं अभी बाजार एक रेंज को ट्रेड कर रहा है, आपको बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना चाहिए। जब बाजार ऐसे आपसे 5 से 8, 10, 12, 15 पोजीशंस को कटवा लेता है तो आपके पूरे माइंडसेट को ही चेंज कर देता है। रिटेलर्स के साथ बहुत तरीके से प्ले किया जाता है। आप अपने माइंडसेट को जब तक नहीं समझा पाएंगे तब तक तकलीफ में रहने वाले हैं सर। जब पता लग गया कि 15 से 20 ट्रेड एक रिटेलर की हर बार 25-30 पॉइंट जाके कॉस्ट पे आ रही, तो अब उसका माइंडसेट चेंज हो गया कि बाजार इतना ही पैसा दे रहा होगा तो इतना बुक कर लेना चाहिए। उस समय क्या होता है, प्राइस जब हाई ब्रेक कर या लो ब्रेक कर मोमेंटम देने की शुरुआत करता है तो ट्रेडर क्या करता है, 25-30 पॉइंट देकर फिर प्रॉफिट बुक कर लेता है। अब उसको पता ही नहीं था कि बाजार इस बार उसको जो पैसा देने आया वो 100-150 पॉइंट का प्रीमियम का गेन देने आया। पहले वो तकलीफ में था कि 30-30 पॉइंट आ रहे थे और जा रहे थे। अब वो इस तकलीफ में है कि जो पोटेंशियल प्रॉफिट मिलना चाहिए था उससे उसने 4x कम बुक किया है, उसका 1/4 भाग ही बुक कर पाया सर। तो दोनों तरीके से एक बायर जो है वो हमेशा ही उसकी होपलेस हो जाता है। इतनी बार उसकी उम्मीद टूटती है कि ना उम्मीदी का पूरा समझ लीजिए कि काम आ गया है। वो क्यों हो रहा है? आपकी प्राइस पर समझ बेहतर नहीं। अगर आप ये समझ लें, जब मैं आपको 3 बार एक ही सेशन में, अब पिछले लगातार इतने सेशन से मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इतना आप कभी नहीं समझते जब मैं आपके लिए बोल के जा रहा हूँ कि ये एक रेंज ट्रेडिंग है, इसमें सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे। मतलब कम प्रॉफिट के साथ जाना है, बड़े मोमेंटम के लिए नहीं जाना है। अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेड करे तो मैं आपको रेंज देकर जा रहा हूँ कि 50-900 के नीचे बड़े पोजिशंस के लिए शॉर्ट, 52-400 के ऊपर बड़े पोजीशंस के लिए लॉन्ग, यहाँ पर बड़े प्रॉफिट बनेंगे। जब तक प्राइस रेंज में है तब तक छोटे प्रॉफिट के लिए जाइए, जब प्राइस उस रेंज से बाहर निकल रहा है तब बड़े प्रॉफिट के लिए जाइए। और एक बात समझ लीजिए, कभी भी कोई कंसोलिडेशन 3 सेशन का हो, 7 सेशन का हो या 18 सेशन का हो, 18 सेशन लगभग 1 महीने का हो गया, 20 से 22 सेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सेशन के जो कंसोलिडेशन होते हैं 3 और 7, 3 सेशन में प्राइस एक ही रेंज को ट्रेड कर रहा है, 7 सेशन तक प्राइस एक ही रेंज को ट्रेड कर रहा है, कभी कभी आपको दिखेगा 13 सेशन तक प्राइस एक ही रेंज को ट्रेड कर रहा है। ऐसे जो सेशंस को ट्रेड करता है ना बाजार, उसके जब हाई या लो ब्रेक होते हैं तो बहुत मैसिव मोमेंटम मिलता है। एक ही सेशन में आपको 500-600 पॉइंट घंटे भर में, आधे घंटे में 300-400 पॉइंट का मोमेंटम ऐसे मिलता है, ठीक है। 3 से 7 सेशन का, 7 से 14-13 सेशन का या फिर 18 सेशन, ऐसे अगर आपको कोई कंसोलिडेशन रेंज एक बड़ी मिल रही है उसके बाद, और वो भी फ्लैट कंसोलिडेशन रेंज होनी चाहिए,
ये क्या है? पैरेलल कंसोलिडेशन। ये कोई रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन नहीं है। अच्छा, रिट्रेसमेंट का भी कंसोलिडेशन होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होगा। चलिए आप लोग रिक्वेस्ट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको फ्लैट या रिट्रेसमेंट के कंसोलिडेशन को समझना है कि कैसे होता है। तो कल दोपहर का सेशन सभी लोग देखिएगा, कल मैं उसको लाइव करूँगा, तो कल रिपीट सेशन नहीं रहेगा, उसको सभी लोग फॉलो कीजिएगा। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रिट्रेसमेंट को भी कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सभी लोग उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कई बार आप वहाँ पर गलती करते हैं, वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ था बताइए। मैंने आपको समझाया प्राइस रिपीट इटसेल्फ, बहुत बार समझाया ना कि प्राइस खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था ओपन इक्वल टू हाई, लगभग कैंडल था, उसको 2 बार 3 बार रिटेस्ट करने के बाद हाई ब्रेक किए गए, मतलब जो भी सप्लाई रेंज थी उसको काटा गया। इसका मतलब है इस रेंज में कोई सप्लायर रहा होगा, बिल्कुल यहाँ से प्राइस गिरा था तो यही सप्लायर थे सर। ठीक है, अब प्राइस पहुंचा है इस रेंज के पास मोमेंटम करके 52,000 के पास। ये सबसे बड़ा रेंज है सर। या अगर 52,200 के ऊपर आपको डेली क्लोजिंग मिलने लगी तो प्राइस का ट्रेंड जो अभी तक लोअर साइड था और शॉर्टर टाइम फ्रेम में हायर साइड है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर 52,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगा तो बायर फिर डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएगा और फिर हम लोग सिर्फ बाई ऑन डिप करेंगे, जो अभी आज के सेशन में किया, कल के सेशन में 52,400 ब्रेक होने के बाद किया। देखिए पहले से हमारे प्लान थे 52,000 के ऊपर कॉन्सिक्यूटिव 2 क्लोजिंग मिलना चाहिए, तब हम अपनी प्राइस के साथ अप्रोच चेंज करेंगे। लेकिन इनसाइड प्राइस एक्शन ने आपको बता दिया कि बायर सेलर की लड़ाई में बायर अब मजबूत दिखने लगा है। ठीक है, ये उसी तरीके से है, अगर बैटल ग्राउंड को कोई ऊपर दूरबीन से देख रहा है और ये आपका पाला है, ये मेरा पाला है, अगर आपके सैनिक मेरे पाले में आने लगे तो ऊपर से दूरबीन से देखने वाला व्यक्ति तब बता पाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ड्रोन से वो नज़र रख रहा है, तब वो बोलेगा कि देखिए आप जो है मेरी तरफ वाले पूरे मैदान को कवर करने लगे हैं, मतलब आप डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तभी बता पाएगा। लेकिन जो सिपाही इस युद्ध के बीच में खड़े होकर उस युद्ध को लड़ रहा है ना, वो इस यहाँ पर जो कंडीशन सिचुएशन चल रही है उसको देख कर भाप जाएगा कि उसके बगल के सैनिक और साथ में जो घुड़सवार चल रहे हैं उनके साथ क्या दुर्गति हो रही है। तो वो इस पाले में सैनिक के आने से पहले ही वो संभावना व्यक्त कर देगा कि हम लोग हार की कगार पर। बात क्लियर हो रही है? तो इस कंडीशन को समझिए। जब आप इनसाइड ऑफ प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आप मोमेंटम से पहले मोमेंटम को पहचान सकते हैं। जो लोग बोलते हैं अर्ली ब्रेकआउट मोमेंटम को पकड़ लिया, अर्ली ब्रेकडाउन एग्जिट कर लिया या अर्ली ब्रेकडाउन पोजीशन को बना लिया, वो क्या है? वो प्राइस पर आपका एक्सपीरियंस और कमांड है। सिर्फ देखिए, मैंने आपको इसीलिए टाइम विद प्राइस तो मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि 2 सेशन पहले ही, लेकिन ये दोनों सेशन जब हम लोगों ने एनालिसिस किया सिर्फ टाइम विद प्राइस पर किया। क्यों? उस समय वही सबसे ज़रूरी पॉइंट था। तो जो आप सीख रहे हैं उसको कब यूज़ करना है, व्हेन टू एग्जीक्यूट, ये भी आपको सीखना होगा कि सब कुछ सीखना है, लेकिन कौन सी चीज़ों को कब इंप्लीमेंट करना है वो भी आपको ही सीखना है, किसी और को नहीं सीखना है सर। ठीक है, तो सारी लर्निंग्स को टुगेदर एक साथ लाइए और फिर उसके साथ बाजार को समझिए। चलिए यहाँ पर ये है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको प्राइस ने ब्लॉक ऑर्डर्स को 2 से 3 बार टच करके ब्रेक किया। यहाँ भी प्राइस ने एक बार और दूसरी बार 2 बार रिटेस्ट हो गया। आज के हाई अगर कल के सेशन में 52,000 के ब्रेक होंगे, गैप अप से नहीं होने चाहिए। प्राइस गैप अप नहीं करना चाहिए। अगर गैप अप करता है तो आज के जैसा ही कुछ प्राइस होना चाहिए कि गैप अप करे, प्रीवियस डे की क्लोजिंग को ब्रेक करने से पहले पहले वहाँ से मोमेंटम उठाए। इसी तरीके से गैप अप करे तो प्रीवियस डे की इस क्लोजिंग को ब्रेक करने से पहले यहाँ से मोमेंटम उठाए, तो ही लॉन्ग होगा, बाकी नहीं। गैप अप करने के बाद हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। अगर प्राइस इसकी जगह थोड़ा सा गैप डाउन करने के बाद हाई ब्रेक करे तो मोमेंटम मिलेगा। थोड़ा सा कॉस्ट के ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत देर रुक कर ये हाई ब्रेक करे तो मोमेंटम मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आज की क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं है। आज की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग भी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए आज प्राइस ने कोई मोमेंटम बहुत बड़ा हायर साइड दे नहीं पाया। जो डे हाई बन गए वही डे हाई पूरे दिन बने रहे। जो गैप अप के बाद प्राइस ने हाई लगा दिया, उसी हाई के पास हम लोगों ने क्लोजिंग दिया, डे हाई के पास क्लोजिंग, क्योंकि कल की क्लोजिंग नेगेटिव थी। ठीक है, अगर आपकी क्लोजिंग नेगेटिव, लेकिन कल का क्लोजिंग से पहले का प्राइजेक्शन बहुत वाइल्ड था। आज की क्लोजिंग नेगेटिव है और उसके पहले का प्राइजेक्शन भी बहुत वाइल्ड नहीं है, तो आज की क्लोजिंग नेगेटिव क्लोजिंग है। तो ये नेगेटिव क्लोजिंग एक प्रीवियस बाई ऑन डिप के मार्केट में आ क्यों रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि एक ये बड़े टाइम फ्रेम का कोई रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। तो अब हमको क्या करना होगा? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अप्रोच बोल सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर जाना होगा। डेली टाइम फ्रेम पर जब आप जाते हैं तो आपको समझ आता है कि प्राइस ने यहाँ पर ये स्विंग हाई लगाकर जब ये लो ब्रेक किए तो प्राइस इसी रेंज से जाकर सबसे बड़ी सप्लाई उठाकर गिरा था। तो ये जो रेंज है आपके सामने, ये सबसे बड़ी सप्लाई की रेंज है। जो भी आपको ये विक एरिया दिख रहा है, ये विक एरिया दिख रहा है पूरा, ये पूरा सप्लाई रेंज है।
ठीक है। तो प्राइस किसी भी जगह से एक बड़ी सप्लाई ट्रिगर करके नीचे गिर सकता है। देखिए, तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, जब तक प्राइस अपने लास्ट स्विंग, यही अप्रोच हम लोगों ने यहाँ भी अपनाई थी, गौर कीजिए, जब प्राइस इस पूरे मोमेंटम को इधर हायर साइड मोमेंटम में ले जा रहा था, तो यहाँ भी हम लोगों ने यही अप्रोच अपनाई थी कि प्राइस बस एक बार सप्लाई ट्रिगर करे बेच देंगे सर, सिंगल टाइम बस। क्यों? वो अपने लोअर लोस को सेव करते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी भी आज के प्राइस में भी वही अप्रोच है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो सिंपल वही, प्राइस रिपीट इटसेल्फ ना, खुद को दोहरा रहा है सर। अभी आप देखिए क्या कर रहा है, प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेफ रखते हुए आगे बढ़ रहा है, स्विंग लो को नहीं ब्रेक होने दे रहा है। अगर एक भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुआ, वहां से तुरंत शॉर्ट कीजिएगा, बड़े मोमेंटम मिलेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है आज का डे लो, 51,600 के नीचे आपको सबसे बड़ी सप्लाई रेंज देखने को मिलेगी, सबसे बड़ा मोमेंटम, ठीक है। और जब तक प्राइस अपना कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना करे, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड चेंज होगा जब एक सप्लाई ट्रिगर की जाएगी, लिक्विडिटी दिखेगी। ये एक बड़े डेली टाइम फ्रेम के सेलर हैं, ये कोई भी बड़ी कैंडल बना सकते हैं। तो कोई भी स्विंग लो कोई एग्रेसिव कैंडल से ब्रेक हो और उस कैंडल के लो ब्रेक होने लगे, जिससे ब्रेक डाउन हो, लास्ट स्विंग लो टूटे, वहाँ से शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। और जब तक ऐसा कोई मोमेंटम बड़ी कैंडल्स का नहीं दिखता है, तब तक सिर्फ बाई ऑन डिप पर रहिएगा और लॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, अगर डे हाई ब्रेक हो बिना गैप अप किए, गैप डाउन के बाद या कॉस्ट की ओपनिंग के बाद। लगभग कल के जितने ट्रेड प्लान हो सकते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये डीमट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।